हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार उद्धार क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हमारा टॉपिक मतलब लेसन हमने क्या कंप्लीट कर दिया था, ग्राफ्टिंग के बारे में, लेयरिंग, उपरोपण, सब मतलब प्रोपोगेशन के बारे में सब बता दिया था। आज मैं आपको पीजीआर के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी पादप वृद्धि नियामक। जैसे कि इन वर्डों से आपको पता चलता होगा, पादपों की वृद्धि को नियंत्रण करने वाले हार्मोन। आज इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हार्मोन तो आप सब जानते होंगे कि जैसे ह्यूमन ले लो, आप इंसान ले लो, इंसान में भी हार्मोन पाए जाते हैं, तभी तो उनके हाइट वाइट में जो वो परिवर्तन होता है, नियंत्रित होती है, वो किसके कारण होती है? हार्मोन के कारण। नहीं तो अगर हार्मोन नहीं होंगे तो कोई लंबा आएगा, कोई छोटा आएगा, किसी के हाथ पैर बड़े होंगे या कुछ और होगा। तो ये हार्मोन ही है जो वृद्धि को नियंत्रण करते हैं। ये पादप में भी होते हैं और इंसान में भी होते हैं। तो हम आज पादप के बारे में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन बोले तो यह है कि वह रासायनिक केमिकल या रसायन जो सूक्ष्म मात्रा में उनकी पादपों की वृद्धि को नियंत्रण करे, वह पीजीआर कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ऑक्सीन। आपको बता दूं, ये 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। पहला ऑक्सीन, दूसरा है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, थर्ड है जिब्रेलिन, फोर्थ है पादप वृद्धि, मतलब जो पौधों की उतार चढ़ाव को नियंत्रण करता है, जिसे एबीए कहा जाता है। और पांचवा है इथिलीन। आज हम इन 5 हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीन के बारे में बता दूं आपको, पहले इंट्रोडक्शन करा दूं इसका। ऑक्सीन पादपों के लगभग पूरे भागों में पाया जाता है। शीर्ष या आगे के जो तने का तना हो, जड़ हो, इनके जो आगे का भाग होता है ना, इनमें सब में ऑक्सीन पाया जाता है। तो ये वैसे ये पूरे है ना, मोस्टली हार्मोन ये प्लांटों में वैसे तो नियम मतलब फिक्स रहते हैं हार्मोन, लेकिन कोई कोई उतार चढ़ाव के कारण वो प्लांट है जो रोगों से ग्रसित हो जाता है या उसकी कोई उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। इस कारण फिर इन हार्मोन के बारे में पता चला और फिर इसकी सहायता से हम उन प्लांट को सही कर सकें। तो पहले ऑक्सीन बताता हूँ। ऑक्सीन में भी है, पहले है ये मैं ऑक्सीन के भाग बता रहा हूँ कि ऑक्सीन जो वृद्धि नियामक होते हैं, यानी वृद्धि, ये वृद्धि के लिए होते हैं, हमेशा याद रखना जो बता रहा हूँ, ऑक्सीन वृद्धि के लिए होते हैं। तो पहला है आइए, इसको बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड। दूसरा है आईबीए, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। और थर्ड है एनएनए, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। और फोर्थ है 2
2,4-D। अब आप बोलोगे सर ये तो खरपतवार नाशी है, पर इसको इसके रूप मतलब ऑप्शन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह मुख्यतः किस में किया जाता है? नींबू में। नींबू के प्लांट में मुख्यतः इसका उपयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो एक सेकंड को, इसका नाम है 2,4-D का डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। हाँ, डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। टू 2,4-D का फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अब ये बोलोगे आईए क्या काम आता है, आईबीए क्या काम आता है, एनएनए क्या आता है, 2,4-D क्या काम आता है। तो मैं इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा उदाहरण के रूप में बताता हूँ आपको। आईए ना, जो ये फल की मतलब फल के आकार बढ़ाता है। फल का जो है ना आकार बढ़ाता है। अगर आपके फल कम आ रहे हो तो आईए का ये करते हैं कम से कम, इनको है ना पीपीएम के रूप में लेते हैं। जैसे होता है, जैसे ये बहुत कम होता है क्योंकि मैंने बोला ये हार्मोन है पहले से ही सेट रहते हैं, पर कुछ ऊंच नीच की वजह से या कम ज़्यादा की वजह से नुकसान हो जाता है, तो इसको कम मात्रा में हमको देना पड़ता है। नहीं तो हम ज़्यादा मात्रा में दे दोगे ना तो ये उल्टा काम करने लगेगा, ज़्यादा बढ़ने की जगह घटा देगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसको हम पीपीएम के रूप में यूज करते हैं, पार्ट पर मिलियंस, और एक और होती है पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी। वो आपको मैं आगे की क्लास में बता दूंगा इसकी जो कैसे निकालते हैं इसको पीपीएम के रूप में। तो मैं आपको बता रहा था आईए क्या करता है? फल के आकार को बढ़ाने का काम करता है। आईबीए क्या काम करता है? आईबीए जड़ विकास में काम करता है। जैसे मैंने आपको ग्राफ्टिंग या प्रोपोगेशन के बारे में बताया था, उसमें यही आईबीए का ही घोल लगाया जाता है जल्दी, व्यावसायिक तौर पे जल्दी प्लांट प्राप्त करने के लिए। सेकंड है एनएनए। एनएनए क्या करता है? जैसे कि फ्लावर आ रहे हैं पर झड़ रहे हैं, तो वो किस कारण? हार्मोन के कारण ही होता है। तो अगर प्लांट में फूल झड़ रहे हैं ना, या उनकी मात्रा कम है, तो ये एनएनए का छिड़काव करते हैं फ्लावरिंग में, कम या ज़्यादा के लिए ये इंडिकेटर कर रहा हूँ और कम के लिए ये माइनस कर रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। ज़्यादा अगर आपको कम मतलब कम हो रहा है तो ज़्यादा करने के लिए हमको क्या प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। अब ये मुख्यतः 2,4-D है, यह नींबू में किया जाता है। नींबू में जैसे कि फरवरी मार्च में लगभग फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो क्या झड़ना स्टार्ट होता है जल्दी। अर्थात जैसे कि ये यहाँ से मान लो ये फूल लग रहा है, ठीक है, और ये लीफ है, स्टेम तना जो भी है। अब ये यहाँ से जो ये है ना, ये इसकी पकड़, ये कौन सा हार्मोन करते हैं? यही ऑक्सीन हार्मोन करते हैं। मैंने आपको पहले बता देखा है कि हमेशा ऊपरी भाग में ऑक्सीन पाया जाएगा। तो ये क्या जो यहाँ पर इनकी पकड़ होती है ना, वो ऑक्सीन के कारण होती है। तो हम क्या इसको 2,4-D का स्प्रे करके हम ना फूल झड़ने से रोक सकते हैं। ये मुख्यतः नींबू में प्रयुक्त किया जाता है। अब आप पूछोगे मात्रा कितनी? तो पीपीएम मैंने बताया ना आपको, पीपीएम यानी कि अगर 100 पीपीएम होगा ना, आप अगर ये लोगे ना ये दवाइयाँ एनएनए, तो उनमें पीपीएम लिखा रहेगा कि 100 पीपीएम का इतने लीटर पे स्प्रे करें, ठीक है। तो 100 पीपीएम यानी 1 mg, और अगर आपको ml में लेना है तो ये 0.100 ml, 0.1 ml। अगर ml में लेना है तो 0.2 याद आएगा 0.1, और अगर आपको mg में लेना है तो 1 mg, और आपको ppm में लेना है तो 100 ppm। तो ये पर लीटर के हिसाब से बता रहा हूं मैं, पर लीटर के हिसाब से
इसका प्रयोग करते हैं इन पीपीएम का, इसकी इतनी मात्रा में। तो ये तो हो गया हमारा ऑक्सीजन। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दियो, मैं आपको नेक्स्ट अगली क्लास में बता दूंगा। आपके हर कमेंट्स का जवाब मिलेगा आपको। अब हम सेकंड कौन सा है, साइटोकाइनिन। अभी जैसे हमने बोल दिया कि ये वृद्धि के लिए होता है, ठीक है। अब ये आ जाओ, ये क्या करता है साइटोकाइनिन, ये तनों में या जड़ों में किसी में मान लो आप, ये तना है, अब ये बढ़ नहीं रहा, तो अब आप बोलोगे सर ये तो ऑक्सीजन की कमी से नहीं बढ़ रहा, क्योंकि आपने बोला ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करता है। पर ये देखो इधर से पुष्प मतलब पत्तियां भी निकल रही है, फ्लावर भी निकल रहे हैं, पर प्लांट उतना की उतना ही है, उससे बढ़ ही नहीं रहा। तो फिर हम क्या करेंगे कि भाई तना बड़ा नहीं हो रहा, बाकी सारी चीजें हो रही है। अगर ऑक्सीजन है तो पत्तियां भी निकलेगी, फ्लावर भी निकलेंगे, पर अगर साइटोकाइनिन नहीं होगा ना तो तना ही नहीं बढ़ा होगा। तो उस हार्मोन को नियंत्रण करने के लिए हम किसका स्प्रे करते हैं, साइटोकाइनिन का। किसका स्प्रे करते हैं, साइटोकाइनिन का, ठीक है। अब ये साइटोकाइनिन में ना कई प्रकार के केमिकल या रसायन पाए जाते हैं जो इसके रूप में पाए जाते हैं, जैसे G18, एडिनिन, या बेंजाइल 6, G18, एडिनिन और बेंजाइल 6 और एक काइनेटिन। मुख्य रूप से साइटोकाइनिन ये सुषुप्त अवस्था होती है तने में, उसको तोड़ने का काम करती है, जो मैंने आपको बता दिया कि तना बढ़ नहीं रहा। तो बस आपको अगर ये चाहिए केमिकल तो आपको साइटोकाइनिन के बारे में बताना पड़ेगा, ना कि ये G18, एडिनिन, बेंजाइल 6, ये तो इनके पार्ट्स होते हैं, मतलब इन रूपों में भी आता है, ठीक है। अब ये सब एक ही काम करते हैं, जो तनों की सुषुप्तावस्था या जो रुक गई है उसको तोड़ने का काम करते हैं। अब इसमें भी मात्रा का प्रयोग करते हैं, नहीं तो ऐसे तो आप एक ढक्कन भर के डाल दोगे और उसमें लिखा रहेगा कितना पीपीएम यूज करना है, कितने लीटर में, तो वही है। इसमें करते हैं 20 से 25 पीपीएम, 20 से 25 पीपीएम का यूज करते हैं, क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा अगर ऑक्सीजन होगा ना तो तना भी बढ़ेगा, तो तना तो बढ़ रहा ही है, ऑक्सीजन से ही बढ़ रहा है। अब साइटोकाइनिन की अगर मात्रा अपन ज्यादा दे देते हैं तो फिर उसके लिए नुकसानदायी, कि मैं बोल दिया विपरीत कार्य करेगा, फिर उसकी सुषुप्ता तोड़ने के लिए उसकी बढ़ावा देगा, वो बढ़ेगा और नहीं। इस मारे इसका है ना तने में, जो तने की लंबाई बढ़ाने में इसका प्रयोग करते हैं 20 से 25 पीपीएम का। अब ये तो हो गया एडिनिन, G18, बेंजाइल 6 और काइनेटिन, तो ये किसके उदाहरण हो गए, इसके साइटोकाइनिन के, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, क्या सारांश आया। मैंने आपको पहले बताया थ्योरी तो आप सब जगह पढ़ ही लोगे, थ्योरी की तो यूट्यूब पे कई क्लासेस, पर जो समझना चाहिए बच्चों को वो है मेन बात। साइटोकाइनिन सुषुप्तावस्था तोड़ने का काम होता है, सुषुप्तावस्था तोड़ने के कार्य आता है। जितना आप थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है, जितना आप पॉइंट बना के याद करोगे ना उतना बेटर रहता है। तो साइटोकाइनिन सुषुप्तावस्था तोड़ने का काम आता है किसके, तना के। तो ये हमारे दो तो कंप्लीट हो गया, तीसरा है जिब्रेनिन। जिब्रेनिन भी बिल्कुल वैसा ही है, पर ये क्या करता है, ये सुषुप्तावस्था ही तोड़ता है बिल्कुल भी, ये साइटोकाइनिन के रूप में ही काम किया जाता है, पर इसका काम अलग है, बस सुषुप्तावस्था तोड़ता ही है। लेकिन किसका मैं बताता हूं, जड़ हो गई, जड़ का विकास नहीं हो रहा, बीज अंकुरण नहीं हो रहा, बीज अंकुरण नहीं हो रहा, तो
हम इसका जिब्रेलिन का यूज करते हैं। ये सुषुप्तावस्था किसकी तोड़ता है? जड़ बीज के अंकुरण की। कभी भी हमें ना बीज बोते हैं ना, जैसे कठोर बीज है, अब आपको पता है कि इसमें से 100 में से सिर्फ 70% ही ग्रो करेगा, तो हम क्या कर देते हैं उसको, मतलब 10 से 15 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए इस जिब्रेलिक अम्ल में उसको भिगो के रख देते हैं। या आप प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो गर्म पानी में उबाल लो, उबाल आता है तो उसको बंद कर दो और फिर उसमें 24 घंटे तक उस बीज को भिगो रहने दो, उससे भी सुसुप्तावस्था तोड़ जाती है। पर एक तरह से जल्दी, जो मैं बोल रहा हूँ टाइम बचाने के लिए जिसका प्रयोग होता है व्यावसायिक तौर पे, तो वो है जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन का भी है ना, जिब्रेलिन वैसे तो ये जिब्रेलिन के रूप में मिलता है, पर आजकल एक कृत्रिम रसायन भी आ गया, इस मतलब वो भी यही काम करता है, उसको क्या नाम दिया? जिब्रेलिन, जिब्रेलिक। तो ये आपको पता चल गया जिब्रेलिन का अवस्था करता है, सुषुप्तावस्था तोड़ता है किसकी? जड़ व बीज के अंकुरण की। तो यहाँ तक तो हमारी कंप्लीट हो गई बात, यहाँ तक तो समझ में आएगा कि नहीं आए तो फिर आपको एक दिन और रिवीजन ले लिया जाएगा समझाने के लिए। अब हम आते हैं IBA, ठीक है। IBA की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडोल ब्यूटेरिक, सॉरी एब्सिसिक एसिड होता है इसका, वो तो IBA का होता है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। अगर मैं गलती करूँ तो आप कमेंट में बता दिया करो, तो आपके लिए आपका अच्छी क्लास हो सके। एब्सिसिक एसिड, तो ये एब्सिसिक एसिड है। अब ये क्या कार्य करता है? अब आप पूछोगे, मैंने आपको मतलब बताते समय बता दिया था, ये वृद्धि को बिल्कुल नियंत्रण करता है। जैसे कि आपका वही फ्लावर मतलब प्लांट है, प्लांट छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ग्राफ्टेड करा हुआ है और उसमें आ गए खूब सारे फूल आ गए, ठीक है। अब जैसे आपको पता है अनार हुई, अनार में अनार, अमरूद, ये हुई, इसमें फूल 3 बार आता है, पता है आपको? अम्बे, अब मैं उन बहारों के नाम बता रहा हूँ, अम्बे, मृग और हस्त। आप ऐसे याद करो, कई कई में क्या करते हैं, मृग पहले देता है, हस्त पहले देता है, फिर अम्बे बाद में देता है। पर मैं आपको ट्रिक के तौर पर बता रहा हूँ, मतलब आपको समझ में आना चाहिए, और बाकी फिर इसको उल्टा सुल्टा कैसे भी लिखो वो गलत नहीं बताएगा। अम्बे होता है फरवरी मार्च में, ये फरवरी मार्च के अंदर इसके फ्लावर आते हैं, इनमें अम्बे बाहर में, और फिर आ जाता है। अब आप देखो, अगर आपको ये याद रहेगा ना तो आप इसका ही बता दोगे। अब फरवरी से 6 महीने का गैप दे दो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बस, तो इसका क्या जाएगा? जुलाई, अगस्त। फिर इसके बीच में एक गैप दे दो 6 महीने का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में तीसरी बार आती है इसकी। पर ये याद रखना, अम्बे, मृग, हस्त, ये आपको याद होनी चाहिए। पहले अम्बा आएगा, फिर मृग आएगा, फिर हस्त आएगा, तभी आप इसी तौर पे इसको ले सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया 3 बार आती है, तो आपको पता है कि भाई हस्त बार है, हस्त बार अपने लिए ज्यादा उपयोगी नहीं, क्योंकि इसमें मान लो कि इसमें ये कब आ रही है? नवंबर दिसंबर में, तो सर्दी का मौसम रहता है, तो सर्दी के मौसम में कोई कीट है जो ज्यादा लगने के चांसेस रहते हैं, पाला, सर्दी पड़ती है तो सहन नहीं कर पाते हैं, तो आधे सूख जाते हैं, जिससे अपनी उपज भी कम हो जाती है। तो हमको ये लेनी नहीं है, हमको लेनी है अम्बे फरवरी मार्च में, बसंत ऋतु में। इसमें फ्लावर अधिकतर अम्बे को ही लिया जाता है अनार के अंदर तो मोस्टली। तो हम क्या करेंगे, अब हम हस्तवार आ गई, अब उसमें बनने लग गए, स्टार्ट होने लग गए फल। अब हमको पता है कि फल बनेंगे क्योंकि फूल के बाद फल ही बनता है, तो हम क्या करेंगे, ये
ये वाला केमिकल होता है ABA, जो उनकी ये जो फ्लावर आ रहे हैं उनको जड़ाने में काम आता है। हमको जब वो लेनी नहीं है ना, तो अब हम ऐसे ऐसे कितने फूलों को झटकारेंगे, तोड़ेंगे, तो हम क्या करते हैं, IBA का स्प्रे कर देते हैं। तो ये जो टहनी से जो फूल उग रहे थे ना, तो ये यहीं से टूट जाएंगे और हमें वो बाहर मिलेगी नहीं। सिर्फ फूल ही, ये याद रखना, इससे सिर्फ फूल ही टूटते हैं। ऐसे नहीं कि इसका कोई साइड इफेक्ट होगा पेड़ पर, नहीं, ये फूल हुआ या पत्तियों को झड़ाने में काम आता है। पत्तियों को झड़ाने में भी ये ना, जब आपकी पत्तियां कभी कभार देखा होंगे आपने कि यहाँ से टूट जाती है, वो किसके कारण टूट जाती है, जब ABA की अधिक मात्रा हो जाती है यहाँ पर, तब जाके टूट जाती है। पर अगर आपको जानबूझ के भाई तोड़वाना है, ये फ्लावर भी लीफ भी, तो हम क्या करते थे, IBA का स्प्रे। तो जिससे यहाँ पर है ना IBA का मतलब ये सारी यहीं से जाता है, वो पत्तियों से तो भोजन बनता है, तो सब यहीं पर आके इकट्ठा होता है इनके। तो IBA ना पृथक्करण, अर्थात फल या फूल, जैसे कि आपने देख लिया, मैंने बताया ना कि 6 महीने में आ जाती बाहर, तो आपको पता चल गया कि भाई इसके जो फ्लावर आ रहे हैं ना, आपने सोचा चलो ले लो फ्लावर ले लो, जब फ्रूट बना तो आपको लगा कि यार फ्रूट सही नहीं हो रहे, तो फ्रूट में भी स्प्रे कर सकते हैं। तो ये IBA किसके काम आता है, झड़न के। फ्रूट या फ्लावर, इनके झड़न में कौन सा यूज किया जाता है, IBA। और अब लास्ट आता है अपना इथिलीन। इथिलीन ये एक गैस होती है, और बाकी तो सब लिक्विड में पाए जाते हैं, ये एक गैस होती है, ये याद रखना। ये मुख्यतः किस तरह प्रयोग की जाती है, अब देखो सारा काम तो आ गया, ये वृद्धि को नियंत्रित करेगी, ये उनकी सुषुप्तावस्था तोड़ेगी, ये बीज की सुषुप्तावस्था या फल की सुषुप्तावस्था तोड़ेगी, और ये IBA क्या तोड़ेगी, जड़न के लिए उपयोग किया जाता है। अब इथिलीन का क्या कार्य है, इथिलीन का, अब हमने केले की खेती कर रखी है, अब हमारे फ्रूट ज़्यादा आ गए और रखने की जगह नहीं है, मार्केट में डिमांड है कि केले लाओ, तो हम क्या करेंगे, फिर हमें ना उन कच्चे केलों को या फलों को, आम को, चीकू को, खजूर को, किसी को भी जल्दी पकाना है ना, तो हम इस गैस का प्रयोग करते हैं, इथिलीन का। इथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, या इसे इथाइल के नाम से भी जाना जाता है। और मुख्यतः इसे व्यापारिक तौर पर है ना, व्यापारिक तौर पर इथेरेल कहा जाता है, इथेरेल। तो आप कंफ्यूज मत होना, इथिलीन, इथिलीन, इथाइल, ये तीनों एक ही है, कार्य एक करेंगे पकाने का। तो ये बस अब ये आपको याद रखना है, आपको बता दिया किस रूप में जानते हैं इसको, और ये क्या काम आती है, ये गैस होती है, यानी ये जो नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं ना, कि जरूरी नहीं है उनको जलवायु में पकने की है, तो उनको जल्दी पकाने के लिए इस गैस का प्रयोग करता है। किस किस में, जैसे कि आम हो गया, खजूर हो गया, चीकू हो गया, केला हो गया, ऐसे खूब सारे फल है जो जो मतलब डिमांड ज्यादा रहती है इनकी, तो वो इस इथिलीन के रूप से, इथिलीन से पकाया जाता है। अब इसमें भी IBA में मैंने आपको बताया कि कितना, इसमें नहीं बताया ना, आपको बताता हूँ, इसमें 20 से 50 ppm के अंदर पर लीटर वाटर के साथ प्रयुक्त करना है। अब इसके अंदर आ जाओ, इसमें भी ppm का यूज करेंगे, इसमें कितना करते हैं, कोई बता सकता है? इसमें हम करेंगे 300 से 500 ppm। आपको मैं बता दिया कन्वर्ट करना कि कैसे कन्वर्ट करोगे।
तो ये नॉन क्लाइमेट्रिक फलों को पकाने में कौन सा किया जाता है? इथिलीन का। तो ये था हमारे टॉपिक में आज पीजीआर, पादप वृद्धि नियामक। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।